नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर और एजुकेशन को बहुत ही इफ़ेक्ट करने वाली है। होप सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा और इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ही तगड़ा काम है, लेकिन हम यही दुआ कर सकते हैं कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही होगा और होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी उसी तरह दिख रही है। 34 ईयर्स के बाद ये न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन में। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कुछ इशारा कर रही है। सरकार कोई हिंट दे रही है आपको कि नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है, स्टडीज़ कैसे होने वाली है, जॉब्स कैसे होने वाली है। तो समझने वाले समझ चुके होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको इजीली समझा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा हिंट है ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क, वेबसाइट क्रिएशन, ऐप क्रिएशन, ये सब चीज़ जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं वो नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग इंडस्ट्री होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग का खूब स्कोप होने वाला है। सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हिंट दिया है, इशारा किया है कि ब्लॉगिंग कैसे चलने वाला है, और भगवान भी यही इशारा कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भी इशारा कर रहे हैं। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि जो 4 से 5 साल गुजरे हैं अभी से, उसमें 3 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं इंडिया और पूरे दुनिया में कि ऐसा ज़रूरी हो चुका है कि ऑनलाइन वर्क बढ़ने वाला है। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है अर्निंग के, बिजनेस करने के, वो अभी ख़त्म होने वाले हैं। आज आप कहीं भी देखें तो ट्रेडिशनल मेथड्स अर्निंग के ख़त्म हो रहे हैं, और जो ऑनलाइन वर्कर है, जॉब कर रहे हैं या जो भी चीज़ ऑनलाइन जो डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग वर्कर्स की जो डिमांड है वो पहले से बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ रही है। इसमें से जो पहला बड़ा चेंज है वो है 4G रिवॉल्यूशन। जी हाँ, जो जियो ने किया था 2016 में, जियो ने फ्री डेटा लॉन्च करके 4G रिवॉल्यूशन लाया था। पहले 2G 3G नेट यूज़ हुआ करता था, जो एक्सपेंसिव भी था और उसी के साथ स्लो भी था। तो कोई भी इंटरनेट पे काम करना पसंद नहीं करता था, इंटरनेट यूज़ करना पसंद नहीं करता था, तो इतना डेवलपमेंट नहीं था इस फील्ड में। लेकिन जब से 4G आया है तब से मैं आपको आंकड़े भी बता देता हूँ। 2016 तक अप्रॉक्स 30 करोड़ यूज़र्स थे इंडिया में इंटरनेट के, 30 करोड़, और वही आज हो चुके हैं 57 करोड़। मतलब 60 करोड़ के अप्रॉक्स तो डबल हो चुके हैं। सिर्फ 4 साल में इंटरनेट यूज़र्स इतने बढ़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने सालों में जितने यूज़र्स हुए आज़ादी से अब तक, 2016 तक जितने यूज़र्स हुए इंटरनेट के, वही 4 साल में हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं इंटरनेट पे कस्टमर बेस कितना बढ़ चुका है। आपको अगर प्रोडक्ट और सर्विस बेचनी है तो इंटरनेट पे आप इजीली बेच सकते हैं। और वही अगर आप कहीं पे रिटेल शॉप खोल दे तो आपको कम से कम 10-15 हज़ार भाड़ा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10-15 हज़ार भाड़ा, और फिर लाइट बिल वगैरह सब एक्सपेंस मिला दे तो आपका महीने का खर्च है 20-25 हज़ार। और फिर इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, तो इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम भी 1-2 लाख तो होने ही वाला है। तो इतना एक्सपेंस आप डालकर भी अभी नहीं कमा सकते हैं, जबकि इंटरनेट पे आप फ्रीली आप फ्रीली भी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट 5,000 10,000 साल का मैं बोल रहा हूँ, साल का आप 5-10 हज़ार इन्वेस्टमेंट करके भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और इतना ड्रास्टिकली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। बस आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया की बैंड बजा रखी है। ये भगवान की तरफ से बोले या चाइना की तरफ से बोले, आप जैसा सोचना चाहो सोच सकते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस ने दुनिया को चेंज कर रखा है, और काम करने का तरीका मेन चेंज कर चुका है, बिज़नेस करने का तरीका चेंज हो चुका है। क्योंकि अभी रिटेल आप जो भी जहाँ भी जाए, लोग डर रहे हैं, मन में इतना डर बैठ चुका है कि लोग वहाँ जाने से घबरा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन बिजनेसेस उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह वो अर्निंग कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। जैसे आप आज देखिए तो आलू, भिंडी, टमाटर भी ऑनलाइन बिकना चालू हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सेल कर रही है। जबकि रिटेल शॉप्स की बैंड बच चुकी है, होलसेल काम बंद हो चुके हैं, डायमंड बोले, टेक्सटाइल बोलो, आप कुछ भी बोलो, वो सब बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। जबकि ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन बिजनेसेस उसी तरह चल रहे हैं। और ऑनलाइन बिजनेस कौन करने वाले हैं? जो ब्लॉगर्स है, डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं, अपना चुके हैं, उसमें लग चुके हैं। और जो तीसरा बड़ा चेंज है वो है NEP। जी हाँ, ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है 34 साल बाद, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये इशारा कर रही है उस तरफ, ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ।
और बच्चों के फ्यूचर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ हाई पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, उसमें क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसका ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग से क्या कनेक्शन है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एजुकेशन पॉलिसी में पहला जो चेंज हो रहा है वो है स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, 10 तक पढ़ते थे, फिर 2 क्लास 11-12, उसमें 11-12 में आपको अचानक सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ते थे, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट करना चाहे अचानक वो सेलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी कैसा हो चुका है, अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर हो चुका है 5+3+3+4। हाँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5+3+3+4। पहले 5 बता देता हूँ। 5 मतलब पहले के प्री प्राइमरी स्टेज, मतलब नर्सरी, जूनियर, सीनियर, और दूसरा 3 ये हुए, और दूसरा है फर्स्ट और सेकंड, मतलब 5 साल ये हो गए, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड। उसको अभी बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज, मतलब उसमें बच्चों की नींव मजबूत की जाएगी। जैसे घर बनाने के लिए नींव खोदी जाती है और उसमें सीमेंट भरा जाता है ताकि वो घर गिरे ना, स्ट्रांग हो जाए, नींव से मजबूत हो जाए, उसी तरह बच्चों की नींव मजबूत की जाएगी। कैसे कि उनको एक तो वैल्यूज़ सिखाई जाएगी, वैल्यूज़ से बच्चे के दिमाग पे अच्छा असर होगा और वो आगे जाके कोई भी काम जो करेगा वो वैल्यूज़ के साथ करेगा, अच्छे से करेगा, सही काम करेगा, सही रास्ते पे जाएगा। और उसके साथ ही खेल कूद पे ध्यान दिया जाएगा जिससे वो फिज़िकली स्ट्रांग बन जाए बच्चा। तो उस पर जो पहले के 5 साल है उस पर पढ़ाई का बोझ कम कर देंगे। जो आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बैग लेके घूमते हैं, उनकी वज़न से ज़्यादा जो बड़ा बैग लेके घूमते हैं, वो बोझ कम हो जाएगा और बच्चे थोड़ा रिलैक्स, प्लस उनको वैल्यूज़ सिखाई जाएगी। मेन चीज़ है वैल्यूज़। फिर दूसरा जो स्टेज रहेगा 5+3, मतलब जो दूसरा 3 साल का स्टेज, 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक जो स्टेज रहेगा, उसमें बच्चों को सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ऐसे सब्जेक्ट सब उनको बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें बच्चों की फ्यूचर की तैयारी होगी। बच्चों को फ्यूचर में किस स्किल में डेवलप करना है उसकी तैयारी होगी। उसमें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, कोई भी स्किल सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उनको इंट्रोडक्शन होगा 3 साल तक। और जो तीसरा 3 साल का स्टेज है 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक, उसमें आज की तरह ही पढ़ाई होगी। जैसे आज सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, वो पढ़ने हैं बच्चों को। जैसे मैथ, साइंस, फिज़िक्स, जो फिज़िक्स नहीं, मैथ, साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट होंगे, वो सब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन या जो भी आप कहे, इसी तरह सब्जेक्ट्स होंगे। और फिर चौथा स्टेज होगा 4 साल का, जो होगा 9th से 12th तक। ये 4 साल में बच्चों को कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट जगाया जाएगा, जिस तरह वो आगे बढ़ना चाहता है, उनके पेरेंट्स जिस फील्ड में उनको लेना चाहते हैं, या बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, उस स्किल में वो डेवलप करना चाहता है, वो चीज़ आगे के 4 सालों में सिखाई जाएगी। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो है कि अभी कोई स्ट्रीम स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे पहले किसी ने साइंस ले लिया तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वही पढ़ो बस, उसमें फिर हिस्ट्री या फिर कॉमर्स का कोई भी अकाउंट्स, वो सब नहीं होता था। कॉमर्स वाला साइंस नहीं ले सकता था, आर्ट्स वाला साइंस या कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। वो गैप अब कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो गैप गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी और बच्चे कोई भी साइंस लेने वाला हो तो भी वो हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, या कॉमर्स का कोई भी अकाउंट्स, स्टैट्स, जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ सकता है। और 5th स्टैंडर्ड तक तो बच्चे को मदर टंग में भी एजुकेशन मिलेगी। उसको जो भी लैंग्वेज में पढ़ना हो, मराठी, गुजराती, हिंदी, मदर टंग या फिर राष्ट्रभाषा, जो भी उसमें पढ़ना हो, वो उसमें एजुकेशन ले सकता है 5th स्टैंडर्ड तक। तो इसमें मतलब इंग्लिश की जो प्राथमिकता थी, इंग्लिश को जो बड़ा लैंग्वेज माना जाता था और कंपलसरी जो माना जाता था, वो ख़त्म कर चुका है बैरियर। और ऐसा कहा गया है कि बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं वो अपनी मदर टंग, मतलब जो लैंग्वेज उनको इजीली समझ आती है, उसमें कोई भी उनकी ग्रास्पिंग पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। बच्चे मदर टंग में इजीली समझ पाते हैं। जैसे अब कोई भी बच्चा घर पे हिंदी में भी बात करता हो तो उस चीज़ में उसका समझने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही आगे जाते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े इंसान, साइंटिस्ट जो है अब्दुल कलाम जी, वो अपनी मदर टंग में ही पढ़े हुए, शायद 12th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में ही पढ़े हुए, तो वो आज किस फील्ड पे, किस ऊंचाई तक है, उनका कितना नाम है वो आप जानते ही है। 9th से 12th स्टैंडर्ड तक
सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, जिसका मतलब है कि बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। जो पहले बच्चे किया करते थे कि पूरे साल कुछ नहीं और आखिरी के 1-2 महीने मेहनत करके अच्छे नंबर ला देते थे, तो वैसा नहीं चलेगा अभी से, क्योंकि हर 6 साल बाद एग्ज़ाम होगी और वो एग्ज़ाम काउंट होगी आगे के लिए। जो भी आपका रिज़ल्ट बनेगा वो उस एग्ज़ाम का भी मार्क्स इंक्लूडेड होगा। फिर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप कोई भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहे हिंदी में देना चाहे तो हिंदी लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और उसी के साथ रिज़ल्ट्स में भी चेंज होगा, 360 डिग्री रिज़ल्ट आएगा, मतलब कि ओवरऑल रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ ये नहीं कि एग्ज़ाम में जो लिखा वो हो गया ख़त्म, लेकिन बच्चों को ओवरऑल जज किया जाएगा। मतलब कि सर जो टीचर है वो भी उनको मार्क्स देंगे, उसी के साथ साथ जो दूसरे बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, वो भी उनको मार्क्स देंगे। इसका मतलब जो बच्चा है उसके बिहेवियर के भी मार्क्स मिलेंगे और सब चीज़ के मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में जो भी उसने लिखा वो नहीं, बिहेवियर, वो कैसा बच्चों को ट्रीट करता है, उसकी कैसी दोस्ती आ रही है, उस तरीके से भी उनको मार्क्स मिलेंगे। और कॉलेज में एंट्रेंस के लिए कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स की भी शुरुआत होगी, जिसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जिसमें ऐसा होगा कि अगर आपके 12th के मार्क्स इनफ नहीं है कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कोई कॉलेज जिसमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए या जो भी है, तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं, जो उसमें आपका रिज़ल्ट और जो भी आपके 12th के मार्क्स हैं दोनों के मार्क्स ऐड करके अगर आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये भी एक सरकार ने खिड़की दी है बीच में कि 12th के मार्क्स पे ही आपको डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आपको लगता है कि मेरी क्षमता कुछ ज़्यादा है तो आप वो टेस्ट देके भी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और उसी के साथ एक और कॉलेज के लिए डेवलपमेंट किया गया है कि मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री जो सिस्टम है वो कॉलेज में ऐड कर दिया है। इसमें क्या होगा कि बच्चे कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं और कभी भी एंट्री ले सकते हैं। इसमें ड्रॉप आउट का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, बच्चे कभी भी एंट्री एग्ज़िट करेंगे। और जो पहला साल बच्चा कंप्लीट करेगा अगर उसके कॉलेज का, तो उसको एक कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर दूसरा साल कंप्लीट करे तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल कंप्लीट करे तो उसको डिग्री मिल जाएगी, और चौथा साल अगर वो कंप्लीट करना चाहे तो उसको रिसर्च के साथ वो डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, आप कभी भी ड्रॉप हो जाओ, कभी भी एंट्री भी ले सकते हैं आप उसी के साथ। और फिर एक और बदलाव आएगा, इसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जी हाँ, नासा ने भी ये मान लिया है, हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन नासा ने भी मान लिया है कि संस्कृत सबसे दुनिया में सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। उसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, उसमें कोई ऐसे अलग अलग शब्द नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज बन जाती है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी संस्कृत का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ भी अमेरिका में भी संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए कंपलसरी हो चुकी है। तो संस्कृत भी इंडिया में अभी बढ़ेगी। और जो लास्ट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो है कि सरकार 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग कंपलसरी नहीं तो कोडिंग पढ़ाना शुरू करेगी। कोडिंग क्यों? ताकि बच्चे चाइना की तर्ज पे आप इंडिया के भी बच्चे एप्लीकेशन बनाना सीखे, वेबसाइट बनाना सीखे, सब कुछ ये जो ऑनलाइन काम है वो करना सीखे। उसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप होने वाला है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन वर्क है। और इसी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है कंटेंट क्रिएशन, जो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन है, ब्लॉगिंग, जिसमें हम लिखते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं और जो भी आपको कंटेंट दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। तो ये भी बहुत ही अच्छा काम है और इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा अर्निंग है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो आप भी, अगर आपके बच्चों को इंटरेस्ट हो या फिर अपने बच्चों को अभी से ये चीज़ें सिखाए, ताकि आने वाले 3-4 साल में ही वो अर्निंग शुरू कर दे। अगर बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है तो 10th तक आते आते उसकी पक्का अर्निंग शुरू हो जाएगी, अगर वो अच्छे से निश सेलेक्ट करे, टॉपिक सेलेक्ट करे, जिसकी मैं उसमें हेल्प करूँगा आपकी। आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट की लिंक मिलेगी और वहाँ से आप वेबसाइट पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट करूँगा और आपके बच्चों को या आपको, आप अगर स्टूडेंट है तो मैं आपको सिखाऊँगा और ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सिखाऊँगा। तो आप इंतज़ार करिए, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। अगर कोई और भी ये चीज़ें सीखना चाहता है तो आपको आगे आने वाला वीडियो मेरा डायरेक्ट मिल जाएगा। गुड बाय दोस्तों।